हेलो दोस्तों, मैं हरेंद्र आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फोकस फ्यूचर में। दोस्तों, हमने जो इतिहास शुरू किया था उसकी आज क्लास दूसरी है बेटा। हड़प्पा सभ्यता में एक क्लास कल आ चुकी है और आज ये दूसरी क्लास है। ठीक है बेटा, तो क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों को एक जानकारी दे देता हूं कि हम बहुत जल्दी आप लोगों के लिए सुपर टेट का बैच ला रहे हैं बेटा। और ये 7 फरवरी से ये बैच शुरू होगा। और इसके अलावा सुबह में एक पुलिस का बैच और ला रहे हैं। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो हमारे साथ ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी इसका अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आगे टॉपिक पर चलते हैं। तो बेटा देखिए, सबसे पहले मैंने कल आपको जो बताया था वो हड़प्पा सभ्यता की दशाओं की बात बताई थी। हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक दशा, हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक दशा और हमने पढ़ ली थी बेटा हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक दशा। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं इसके नगर, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में 1500 से ज़्यादा नगर मिले हैं। उनमें से बेटे कुछ नगर ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं और उनको कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, उनसे मिलने वाले अवशेषों को कई बार पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम उनको कवर करने वाले हैं। उम्मीद है आपके एग्जाम में ये वीडियो बहुत सहायक होगा। ध्यान दीजिए बेटा, सबसे पहले अगर नगर की बात करते हैं इसमें, तो आपको स्लाइड पे दिखाई दे रहा होगा बेटा, जो सबसे पहला नगर है वो हड़प्पा। मैंने आपको कल भी बताया था कि हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में खोजे जाने वाला सबसे प्राचीन नगर है, सबसे पहले खोजा गया है। ठीक है, ध्यान दें बेटे, इसको किसने खोजा था? तो इसके जो खोज करता हैं वो राय बहादुर दयाराम शाहनी ने खोजा था। कब खोजा था? तो 1921 में खोजा था इसको। नदी की अगर बात करें तो रावी नदी, ये रावी नदी के तट पर स्थित है बेटा। और वर्तमान क्षेत्र की बात करें तो ये पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान में मांटगोमरी। अच्छा देखो बेटा, यहाँ एक बात ध्यान देनी है, ये जो जिला है मांटगोमरी, ये पुराना जिला है, पहले ये मांटगोमरी में पड़ता था। अगर हम वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में ये जो जिला है वो साहिवाल हो गया है बेटा, साहिवाल। तो अभी पूछा जाए आप लोगों को कि ये कौन सा जिला है, तो वर्तमान में साहिवाल जिला पाकिस्तान में पड़ता है हड़प्पा। ठीक है नहीं? और देखो बेटा, इसको आप नक्शे पर देख सकते हो, नक्शे पर आप लोग देख सकते हो, ये जो ये रेड कलर का जो बिंदु नजर आ रहा है ये आपका हड़प्पा है। ठीक है नहीं? और ये वाला जो है वो आपका मोहनजोदड़ो है, ये मेहरगढ़ है। ठीक है ना? तो इसमें मैं अभी जो बात कर रहा था वो इसकी बात कर रहा हूँ, हड़प्पा की बात कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, और इस पे देखो, नक्शे पर नीचे की तरफ देखेंगे तो ये लोथल है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। ठीक है नहीं? अच्छा, अब देखिए अवशेषों की बात कर लेते हैं कि जब इसकी खुदाई हुई तो यहाँ से कुछ अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। वो अवशेष क्या हैं? तो अवशेषों को देखेंगे बेटे। देखिए, सबसे पहले मातृ देवी की प्रतिमा। मैंने कहा था आपको कि इस सभ्यता में मातृ सत्तात्मक सभ्यता थी, तो मातृ देवी को सर्वोपर रखा गया था। सभी देवी देवताओं की बात करते हैं तो मातृ देवी प्रथम स्थान पर थी। तो मातृ देवी की प्रतिमा जो प्राप्त होती है वो आपकी कहाँ से है? हड़प्पा से। तो मातृ देवी की प्रतिमा। अगला है बेटा कांसे की गाड़ी, कांसे की गाड़ी, नर्तक की मूर्ति। ये नर्तक को आप बेटा नटराज भी कह सकते हैं। नर्तक को क्या कहेंगे? तो नर्तक को आप कह सकते हैं बेटा नटराज बोलते हैं या नर्तक बोलते हैं। पुरुष अगर नृत्य करता है तो उसको कहा जाता है नर्तक या नटराज। अगला है इसमें 6 छोटे अन्नागार, जो मैंने आपको कल बताया था। 6 छोटे अन्नागार का मतलब है बेटा एक तरफ देखें, एक पंक्ति ऐसे थी और दूसरी पंक्ति ऐसे थी, तो ये 6 छोटे अन्नागार मिलते हैं इस तरह से। अगर इस तरह से हम देखें तो ये 6 छोटे अन्नागार बेटा प्राप्त होते हैं। याद रखना, संख्या 6 थी। तो पूछ लेता है कि छोटे जो 6 अन्नागार मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं बेटे आपके हड़प्पा से। अगला देखिए, एक गरुड़ की मूर्ति प्राप्त होती है बेटा। और अगला है इसमें गरुड़ की मूर्ति जो है उसमें चित्रयुक्त मुद्रा है, मतलब ऐसी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं जिन पर गरुड़ बना हुआ है। ठीक है नहीं? इसके अलावा देखेंगे तो कांसे का दर्पण प्राप्त होता है, यहाँ से कांस्य दर्पण। शंख का बैल प्राप्त होता है बेटा। शंख का बैल का मतलब है कि जैसे सीपी होता है ना, ठीक है नहीं? तो उसी पर आकृतियां उकेर दी गई हैं। तो जैसे शंख होता है तो उससे डिजाइन करके बैल काट दिया गया है, तो ये शंख का बैल है, ये प्राप्त होता है बेटा। मछुआरों के चित्र यहाँ से प्राप्त होते हैं, मछली पकड़ते हुए व्यक्ति दिखाए गए हैं। अगला है श्रमिकों के आवास।
श्रमिकों के आवास वाली बात मैंने कल आपको बताई थी कि हड़प्पा सभ्यता में अगर हम देखें तो जो आवास बने हुए थे, जो बेटा बस्तियां बनी हुई थी, वो 3 प्रकार की बस्तियां थी। 3 में से आपको अगर हम सभी बस्तियों को देखें तो हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, चन्हूदड़ो में, इन जगह पर अगर देखते हैं तो प्रमुख तौर पे जो बस्तियां मिलती हैं वो 2 ही तरह से मिलती हैं, ठीक है नहीं। और उन 2 तरह से पूर्व और पश्चिम को अगर हम देखें बेटा, मैं पश्चिम की तरफ देखता हूँ, पूरब की तरफ देखता हूँ, तो मैंने कहा था आपको कि पश्चिम की ओर की जो बस्तियां थी वो बहुमंजिला थी। कैसी थी? बहुमंजिला। और पूरब की ओर 1 मंजिल होते थे, और ये जो 1 मंजिल वाले थे बेटा, यही श्रमिकों के आवास थे, ठीक है नहीं। क्या थे? तो ये थे आपके श्रमिकों के आवास। तो ये चीजें प्राप्त होती हैं आपके हड़प्पा से। अगला देखिए बेटा, क्रम में जो अगला नगर है वो है आपका मोहनजोदड़ो। क्रम में जो अगला नगर है आपका वो मोहनजोदड़ो है। और मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो इसको देखिए, सबसे पहले इसका उपनाम मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? तो बेटा मोहनजोदड़ो को कहा जाता है मृतकों का टीला। क्या कहा जाता है भाई इसको? तो इसे कहा जाता है मृतकों का टीला। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि मृतकों का टीला, तो मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को, ठीक है ना। कहाँ स्थित है मोहनजोदड़ो? वो देखिएगा, तो मैंने अभी आपको बताया था कि ये हड़प्पा के पास ही स्थित है, ठीक है ना। इसके खोजकर्ता कौन थे? तो बेटा खोजकर्ता थे इसके राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी ने खोजा है इसको। कब खोजा है? तो बेटा ये है 1922 ईस्वी में। कौन सी नदी के तट पर है ये? तो ये सिंधु के तट पर है, सिंधु नदी के तट पर है। इससे भी क्वेश्चन बन जाता है, बहुत बार आपके एग्जाम में ये आता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो आपको याद रखना है बेटा हड़प्पा रावी के किनारे है और मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे है, ठीक है ना। अगला देखिए, वर्तमान में कहाँ है ये? तो लारकाना जिला है पाकिस्तान में, वहाँ ये पड़ता है। और बाकी इससे जो इसके अवशेष हैं ये क्या हैं? ये सब यहाँ से मिलने वाले बेटा अवशेष हैं। तो क्या क्या अवशेष मिले हैं उनको देखिए। यहाँ से पशुपतिनाथ की प्रतिमा प्राप्त होती है। नर्तकी बेटा कांसे की एक नग्न अवस्था में नर्तकी जो मिलती है, कई बार आप लोगों ने अगर हिस्ट्री की किताब को देखा होगा तो देखा होगा कि अपने यहाँ पे हाथ रख के कैसे नर्तकी खड़ी हुई है, ठीक है नहीं, तो वो यहीं से मिली है। अगला है यहाँ विशाल स्नानागार, कल मैंने आपको स्लाइड में दिखाया था। और बेटा ये है आपका बैरग, है नहीं, मकानों का बैरग है। यहाँ दाढ़ी बनाने वाला पुजारी या दाढ़ी वाला कहेंगे, दाढ़ी वाला पुजारी है बेटा। ये भी आपको बहुत बार मिलता है। जब हम इसको देखते हैं इतिहास की किताबों में तो आपने देखा होगा उसकी नाक जो है वो टूटी हुई है। और ये कहा जाता है कि वो जो चित्र मिला है पुजारी का वो लगभग 2500 ईसा पूर्व का है, मतलब आज से अगर हम बात करें तो लगभग 4500 साल पहले का है, तो वो यहीं से प्राप्त होता है। अगला देखिए, इसमें एक बंदर का चित्र मिलता है बेटा। इसके अलावा एक सिंगी मोहर, एक सिरंगी मोहर प्राप्त होती है, ठीक है नहीं। इसके अलावा बेटा पशुओं की मोहरें, ऐसी मोहरें मिलती हैं जहाँ पशु छपे हुए हैं, जिसमें मैंने कल आपको एक मोहर दिखाई थी, उसमें कुबड़ वाला सांड था। इसके अलावा नाव का चित्र प्राप्त होता है बेटा यहाँ से। मलेरिया के साक्ष्य देखिए बेटा, मलेरिया के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं यहाँ से, ठीक है ना। और अब ये नहीं कह सकते कि आज ही के समय में मलेरिया व्याप्त है, ठीक है नहीं बेटा। मलेरिया देखिए हड़प्पा सभ्यता में भी इसके साक्ष्य मिले हैं कहीं ना कहीं। तो आपको ये बताना है बेटा कि मलेरिया जो होता है, ठीक है नहीं, मलेरिया किससे फैलता है आपको ये बताना है। मलेरिया का वाहक तो मच्छर है, लेकिन होता किससे है मलेरिया, ये कमेंट करके मुझे बताइए बेटा, ठीक है। अच्छा, अगला हम देखें मोहनजोदड़ो के विषय में, तो मोहनजोदड़ो जो रहा है बेटा इस सभ्यता की केंद्रीय राजधानी रहा है। क्या रहा है? ये जो था वो इस सभ्यता की केंद्रीय राजधानी है। और इसके अलावा अगर बात करें, कभी पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, तो बेटा ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर भी था। तो इसकी एक और विशेषता है कि ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था, ठीक है। और देखो बेटा, अब वर्तमान में क्षेत्रफल के हिसाब से अगर हम देखें तो अभी भारत में जो सबसे बड़ा नगर है वो धौलावीरा है, ठीक है नहीं। और कुल में देखें सभी में
तो मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा था, हालांकि अब वो क्षेत्र पाकिस्तान में है। तो ये आपका मोहनजोदड़ो था, याद रखेंगे इसको। और अगला देखिए क्रम में, इसके बाद जो स्थान है बेटा वो है आपका चन्हूदड़ो। क्या है आपका? तो बेटा इसके बाद है चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो को देखिए तो खोज करता है, उनको देखिए बेटा, तो चन्हूदड़ो के जो खोज करता है वो हैं आपके गोपाल दास मजूमदार। गोपाल मजूमदार लिखा है बेटा, गोपाल दास मजूमदार, ठीक है नहीं, ये इसके खोज करता है। अगला, इसको कब खोजा गया है? तो 1934 में इसको खोजा गया है बेटा, 1934 में। और नदी की अगर बात करें तो ये भी सिंधु नदी के तट पर है। कहाँ है ये? तो ये भी सिंधु नदी के तट पर है। और अगर हम देखें वर्तमान में कहाँ पड़ता है, तो जो सिंध प्रांत है बेटा, ये पाकिस्तान में जो सिंध प्रांत है, सिंध प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है आपका चन्हूदड़ो। क्या क्या प्राप्त होता है चन्हूदड़ो से? देखिए ध्यान दीजिए बेटा, तो चन्हूदड़ो की बात करें तो ये बहुत बार आपको पूछा जाता है कि कुत्ते का चित्र कहाँ से प्राप्त होता है जो बिल्ली को पकड़ रहा है। तो बेटा ये यहीं से मिलता है, कुत्ता बिल्ली पकड़ते हुए। इसके अलावा एक और है मनके का कारखाना। मनका बेटा यहाँ पे ध्यान रखना है, क्या होता है मनका? मनका होता है बेटा मूंगा। क्या होता है मनका? मनका मूंगा। तो जो मूंगे बनाने का जो कारखाना मिला है या कारखाने के जो अवशेष मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? तो चन्हूदड़ो से हैं बेटा। इसके अलावा ये लोग सौंदर्य प्रसाधन में भी पीछे नहीं थे। जैसे आज आप देखते हैं कि तमाम लोग सौंदर्य प्रसाधन प्रकार प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकारों के सौंदर्य प्रसाधनों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब सौंदर्य प्रसाधनों से परिचित थे और ये भी बेटा सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग करते थे। जो कहाँ से प्राप्त हुए हैं अवशेष इसके, तो वो प्राप्त हुए हैं आपके चन्हूदड़ो से, ठीक है ना। अगला देखिए कांसे की गाड़ी। कांसे की गाड़ी बेटा यहीं से प्राप्त हुई है। कांसे की गाड़ी यहाँ से प्राप्त होती है। इसके अलावा घड़ियाल और मछलियों के अंकन वाली मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। मुद्राएं नहीं कहेंगे बेटा, मोहरें कहें तो ज़्यादा ठीक है। मुद्रा कह सकते हैं लेकिन आप मोहरें कहिए। मोहरें, मैंने आपको बताया था मुद्रा तो इस समय नहीं चलती थी, इस समय मुद्रा नहीं चलती थी, पर मोहरों की अगर बात करें तो मोहरें जरूर चलती थी। मोहरें मुद्रा के आधार पर नहीं चलती थी। उनका प्रयोग कैसे होता था? तो उनका जो प्रयोग था वो होता था केवल और केवल आभूषणों के आधार पर। हम लोग व्यापार करते थे तो हमारे यहाँ से जैसे फारस से व्यापार करते थे, इसके पता चलता है साहब हमारे यहाँ के लोग फारस से व्यापार करते थे, ठीक है नहीं। मिस्र से भी व्यापार के अवशेष मिलते हैं। केवल और केवल अगर प्राचीन सभ्यताओं की बात करें बेटा तो चीन से व्यापार के कोई भी कहीं अवशेष नहीं मिलते। तो वहाँ वो लोग इनको मोहरों से व्यापार करते थे। तो जो मोहरें मिलती हैं ना वो हमारे यहाँ किस में प्रयोग होती थी? तो हमारे यहाँ उनका जो प्रयोग था वो आभूषणों में होता था, क्योंकि हमारे यहाँ तो वस्तु विनिमय प्रणाली थी। तो ये कंडीशन थी, ठीक है बेटे। तो आगे देखिएगा, एक विशेष बात और है इसमें कि आप देखेंगे चन्हूदड़ो में किसी दुर्ग के अवशेष नहीं मिलते। ये बेटा इसकी विशेष बात है। दुर्ग का मतलब है कि आप हड़प्पा को देखिए, आप मोहनजोदड़ो को देखिए, अगर उनमें बात करें तो ऐसे समझिएगा कि बाहरी दीवारें, दुर्ग क्या होते थे ऐसे समझें कि अंदर यहाँ पे ये घर है और उसके जो बाहर दीवार है या पूरा नगर है, नगर के बाहर जो दीवार है उसको बोलते थे दुर्ग, जिसको रक्षा दीवार कह सकते हैं। तो ये दुर्ग था। तो सब जगह हड़प्पा में मिला है, मोहनजोदड़ो में मिला है, मेहरगढ़ में मिला है, आलमगीरपुर में मिला है, लेकिन बेटा जो दुर्ग का अवशेष नहीं मिलता वो कहाँ से नहीं मिलता? तो वो यहाँ से नहीं मिलता। चन्हूदड़ो में बेटे एक भी दुर्ग का अवशेष नहीं मिला है। तो ये विशेष बात है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है बेटा। अगला देखिए, अगला अगर हम बात करते हैं क्रम में तो आप अगला देखेंगे, अगला जो स्थान है इसका वो है आपका लोथल। तो बेटा अगला स्थान क्या है क्रम में? लोथल है। देखिए बेटा लोथल को, लोथल भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है बेटे, कई बार इससे क्वेश्चन आ ही जाते हैं तो याद रखेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि लोथल क्या है। सबसे पहले लोथल एक गोदीबाड़ा का उदाहरण है। गोदीबाड़ा, लोथल क्या था बेटा? एक गोदीबाड़ा का उदाहरण है। अब गोदीबाड़ा क्या होता है? तो जिनको आप लोग आजकल बंदरगाह कहते हो, क्या कहते हो? बंदरगाह। तो जिनको आप बंदरगाह कहते हो वही क्या था? गोदीबाड़ा। तो लोथल एक गोदीबाड़ा या बंदरगाह का उदाहरण है। और मैंने अभी बताया था कि हम लोग या इस सभ्यता के जो लोग थे वो व्यापार करते थे विदेशों से, तो वो आवागमन सब लोथल से होता था।
ठीक है ना। तो ये बंदरगाह था, बहुत बार पूछ लिया गया है। खोजकर्ता देखें बेटा, तो इसके खोजकर्ता रंगनाथ राव थे और इसे खोजा गया है 1955 में। नदी की अगर बात करें तो भोगवा नदी के किनारे है ये, और स्थान है अहमदाबाद गुजरात। कहाँ पड़ता है ये बेटा? ये है अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है, अगला अब देखते हैं इसके अवशेषों को कि इसके अवशेष क्या हैं, तो इससे क्या क्या प्राप्त होता है बेटा। अवशेष देखिए, इसके अवशेषों की बात करें तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे गोल और चौकोर जो थे, यहाँ पे लिखेंगे बेटा गोल एवं चौकोर अग्निवेदियाँ बेटा हवन कुंड को कहते हैं। क्या होता है अग्निवेदी? तो हवन कुंड। तो यहाँ से हवन कुंड भी प्राप्त होते हैं, मतलब ये लोग यज्ञ भी करते थे, मूर्ति पूजा के साथ साथ ये यज्ञ भी करते थे, क्योंकि यहाँ हवन कुंड प्राप्त होते हैं बेटा, और गोल भी मिलते हैं और चौकोर भी मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ चावल के अवशेष मिलते हैं। आपको कहीं कहीं पूछ लिया जाएगा या बुकों में लिखा होगा धान की भूसी के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो चावल या धान की भूसी के अवशेष बेटा यहाँ से बाजरे के अवशेष मिले हैं। ठीक है नहीं। और अगर हम देखें तो दो मुंह वाला एक राक्षस का अंकन भी मिलता है, दो मुंह वाले एक राक्षस का अंकन भी प्राप्त होता है बेटा। अगला देखें तो फारस की मोहरें इंपॉर्टेंट है बेटा। फारस की मोहरें कहाँ से प्राप्त होती हैं, तो फारस की मोहरें बेटा यहाँ से प्राप्त होती हैं। अगला मैंने कहा गोदीबाड़ा का उदाहरण है ये, तो गोदीबाड़ा अभी बता दिया मैंने। हाथी दांत का बेटा यहाँ से प्राप्त होता है। लोमड़ी का चित्र भी यहीं से प्राप्त होता है, लोमड़ी का चित्र प्राप्त होता है। और ये भी अच्छा है बेटा, इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में आया है कि 3 युग्मित समाधियां, 3 युग्मित का मतलब है बेटा कि एक से ज्यादा लोगों की जो हड्डियां हैं वो कब्र से प्राप्त होती हैं। अब हो सकता है कि उनको एक साथ दफनाया गया हो, या ये भी हो सकता है कि कालांतर में वक्त के अनुसार बेटा किसी एक दफना दिया और उसके बाद फिर से 50 साल बाद 40 साल बाद आप देखेंगे तो फिर से उसी जगह पर दूसरा दफना दिया गया हो, लेकिन एक ही जगह से जो हड्डियां मिलती हैं तो उनको कहा गया कि वो युग्मित हैं। और 3 युग्मित जो समाधि हैं वो यहाँ से प्राप्त होती हैं। अगला देखिए बेटा, धान की भूसी का अवशेष बता चुका हूँ अभी आपको। अगला है लाल गुलाबी मृत भांड है बेटा। ये मृत भांड मतलब मिट्टी के बर्तन है, तो याद रखना इनको, मृत भांड होता है, मिट्टी के बर्तन यहाँ से प्राप्त होते हैं बेटे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से आटा पीसने का पत्थर प्राप्त होता है। पता चलता है कि ये लोग आटा भी पीसते थे, चक्की भी चलाते थे। ठीक है ना। अगला देखिए, इसके बाद अगला, तो बेटा अगला है इसके क्रम में, और वो है आपका फिर कालीबंगा। आप लोग देख रहे हैं बेटा क्रम में अगला क्या है, तो क्रम में अगला है कालीबंगा। कालीबंगा की अगर बात करें बेटा तो ये जो है कालीबंगा वो आपका राजस्थान में स्थित है। कहाँ है? हनुमानगढ़ राजस्थान में है। और इसके खोजकर्ता हैं बीबी लाल और बी के थापर। बीबी लाल और बी के थापर ने इसको 1953 में, कहीं बुक में 1953-54 दिया हुआ है बेटा, तो 1953-54 में इसको खोजा गया है। नदी की अगर बात करें तो घग्गर नदी, और आप लोग जानते हैं बेटे घग्गर नदी का नाम उन नदियों में आता है जो नदियां किसी खाड़ी में नहीं गिरती। अगर आपको पता है तो एक किसी नदी का नाम बताएं कमेंट करके मुझे कि वो दूसरी कौन सी नदी है जो किसी खाड़ी में नहीं गिरती। एक तो घग्गर है बेटा, ये हनुमानगढ़ में ही एक दलदल का निर्माण करती है और वहाँ विलुप्त हो जाती है। ठीक है ना। तो हनुमानगढ़ में ये स्थित है बेटा राजस्थान में। अगला देखिए, यहाँ के अवशेषों की अगर बात करें तो बेटा यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से पता चलता है कि ये लोग खेतों की जुताई करते थे, फसलें उगाते थे, तो ठीक है नहीं। और उनमें हल की अगर बात करें तो इनके जो हल होते थे बेटा वो संभवतः लकड़ी और मिट्टी के, पकी हुई मिट्टी से हल बनाते थे। आपको लगा मिट्टी के हलों से कैसे खेत जुत जाएगा, तो बेटा जैसे मृदभांड बनाए जाते हैं पका के मिट्टी को, वैसे ये लोग बनाते थे। ठीक है। अगला देखिए, लकड़ी की नालियाँ बेटा यहाँ से भी प्राप्त हैं। ठीक है नहीं। और ज़्यादातर लकड़ी की नालियों की बात करें तो कालीबंगा में ये मिलते हैं। लकड़ी की नालियों से मतलब है कि घरों में पानी के निकास के लिए इनका प्रयोग करते थे। अगला भूकंप के साक्ष्य, भूकंप उस समय भी आते थे, ऐसे साक्ष्य प्राप्त यहीं से हुए हैं। और यहाँ से भी बेटा अग्निकुंड मिले हैं।
कालीबंगा से भी अग्निकुंड प्राप्त होते हैं, हवन कुंड प्राप्त होते हैं। अलंकृत ईंटें, अगला है इसमें अलंकृत ईंटें। अलंकृत ईंटें क्या होता है, तो आप कहेंगे डिजाइनदार ईंटें। अलंकृत ईंटें किनको कहेंगे बेटा, डिजाइनदार ईंटों को अलंकृत कहा जाता है। चूड़ियों के यहाँ से अवशेष मिलते हैं। और अगर हम बात करें एक साथ दो फसल उगाना, एक साथ दो फसल उगाना बेटा, और अभी भौगोलिक भाषा में इसको कहें हम लोग तो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिश्रित फसल। क्या बोलते हैं इसको, तो इसको बोलते हैं अभी मिश्रित फसल, ठीक है ना। और कभी पूछा जाए मिश्रित कृषि क्या है, तो बेटा याद रखना मिश्रित कृषि कहा जाता है पशुपालन और कृषि को साथ साथ करना, उसको बोलते हैं मिश्रित कृषि। और मिश्रित फसल कहा जाए तो आप कहेंगे एक साथ दो फसलों को बोना। इनमें अगर हम बात करते हैं यूपी की, तो बेटा यूपी में जो प्रमुख मिश्रित फसल है वो है गेहूं के साथ सरसों की फसल। गेहूं के साथ सरसों, याद रखना एग्जाम में बन चुका है ये। और अगला अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे ये जो साक्ष्य थे आपके, इसमें जो साक्ष्य थे वो एक साथ दो फसलें उगाने के, भूकंप के, नालियों के, ये यहाँ से प्राप्त होते हैं। अगला नगर देखिए बेटा क्रम में, तो अगला जो नगर है वो बनवाली है। क्रम में अगला नगर कौन सा है बेटे, तो अगला नगर है बनवाली। बनवाली कहाँ है, तो बनवाली हरियाणा में स्थित है। बहुत बार पूछा गया है कि बनवाली कहाँ है, तो आप कहेंगे ये हरियाणा में है बनवाली। और इसके खोजकर्ता कौन है, तो रविंद्र सिंह बिष्ट, RS बिष्ट बेटा, रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसको खोजा है। कब खोजा है, तो 1973 में इसको खोजा गया था। नदी की बात करें तो सरस्वती, वर्तमान में बेटा ये याद रखना विलुप्त है। सरस्वती नदी क्या है, वर्तमान में तो ये विलुप्त नदी है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, जैसे आपने सुना होगा गंगा यमुना सरस्वती का संगम, वहाँ बेटा वर्तमान की अगर बात करें तो केवल गंगा और यमुना का संगम है, ठीक है नहीं। तो सरस्वती अभी विलुप्त हो चुकी है, ठीक है। और जो सरस्वती नदी है, ठीक है नहीं, इसके किनारे ही बसा था आपका बनवाली। ये वर्तमान में कहाँ है, तो ये हिसार हरियाणा में है बेटा, ठीक है ना। यहाँ के अवशेषों को अगर हम देखें तो यहाँ से जौ की कृषि के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। मतलब हड़प्पा वाले जौ गेहूँ आदि उगाना जानते थे, ये बात तो मैं कल ही बता चुका हूँ, लेकिन जौ के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अगला है बेटा मिट्टी का हल। ये जो मिट्टी का हल है ये एक खिलौना था, ठीक है नहीं, ये खिलौना था, छोटा सा हल मिला है। बैलगाड़ी के पहिए के साक्ष्य भी बेटा यहीं से प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अगर अगले नगर को हम देखें तो वो है क्रम में रंगपुर। कौन सा नगर है, रंगपुर है बेटे। रंगपुर जो है उसके खोज करता है माधव स्वरूप वत्स। माधव स्वरूप वत्स जी ने इसको जो खोजा है वो 1931 में, और नदी का नाम है बेटा मादर नदी। अगला देखिए ये स्थान कहाँ है, तो ये भी अहमदाबाद में। अहमदाबाद गुजरात में है बेटा। अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात में। तो ये नगर भी अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। अगली बात करते हैं यहाँ के अवशेषों की, तो बेटा नालियों के यहाँ से भी साक्ष्य मिलते हैं। नालियों के साक्ष्य यहाँ से भी मिले हैं। कच्ची ईंटों के दुर्ग यहाँ से देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये लोग जो बहुमंजिला घर बनाते थे, बहुमंजिला इमारतें बनाते थे, वो तो उनमें पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे बेटा, जिनका अनुपात 4:2:1 होता था, ठीक है नहीं। पर कहीं कहीं ये लोग क्या करते थे, दुर्ग में और सड़कें बनाने में कच्ची ईंटों का प्रयोग कर लेते थे। तो आप लोग देख रहे हैं बेटा रंगपुर में ऐसा मिला है कि कच्ची ईंटों के दुर्ग मिले हैं। अगला यहाँ से ज्वार के अवशेष बेटा, फसल होती है ज्वार, ठीक है ना। बाजरा के अवशेष यहाँ से मिलते हैं, गेहूं के अवशेष भी यहाँ से मिलते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि कई फसलों के अवशेष कहाँ से मिले हैं, रंगपुर से मिले हैं बेटे, ठीक है। अगला देखिए क्रम में, और इसके कुछ नगर हैं बेटा, उनको देखिए क्रम में। तो उनकी अगर बात करें तो आप देखेंगे रोपड़। क्रम में जो अगला नगर है रोपड़ है बेटा। रोपड़ को अगर देखें तो ये पंजाब में पड़ता है। कहाँ है रोपड़, रोपड़ है बेटे पंजाब में, ठीक है नहीं। और रोपड़ के जो खोजकर्ता हैं वो यज्ञदत्त शर्मा हैं। इसको 1952-53 में खोजा गया है बेटा। नदी की बात करें तो ये सतलज नदी के किनारे है, और वर्तमान में इसको देखें तो ये रूपनगर में पड़ता है पंजाब में, ठीक है ना। तो सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कई बार कि रोपड़ कहाँ है, तो आप आसानी से बता देंगे अब रोपड़ पंजाब में है। अगला यहाँ से मिला क्या है, तो यहाँ से बेटा तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, तांबे की कुल्हाड़ी, ठीक है नहीं। तो
तो मैंने आपको बताया था कि ये लोग संभवतः थोड़ा बहुत तांबे के विषय में भी जानते थे, क्योंकि कांसा बनाते थे तो तांबा ऐसा नहीं। इनकी जो अगर हम बात करते हैं कांसा धातु का जो प्रयोग था वो कांसे का प्रयोग करते थे। कांसा काय से बनता है? तो बेटा वो बनता है तांबा और टीन से। काय से बनता है? तांबा और टीन से बनता है। अब अगर मैं देखो इनकी बात करूँ कि तांबा कहाँ से मिलता था इन लोगों को, जो अभी भारत में बहुत प्रसिद्ध खान है बेटा तांबे की, खेतड़ी। कौन सी खान है? खेतड़ी की खान, तांबे की जो बहुत प्रसिद्ध खान है खेतड़ी खान, राजस्थान में स्थित है। कहाँ है ये खान? राजस्थान में। तो यहाँ से तो इनको तांबा मिल जाता था। बात करते हैं टिन की, तो बेटा ये अफगानिस्तान से इनको टिन प्राप्त होता था। तो उन दोनों को मिश्रण करके ये क्या बनाते थे? कांसा बनाते थे, ठीक है नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल कांसा ही बनाते थे, ये टिन का और इनका भी उपयोग करते थे, पर कांसे का उपयोग ज़्यादा था, ठीक है ना। अगर हम इसमें देखें तो ये तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त होती है। अगला बेटा मानव के साथ कुत्ते का दफन, बहुत बार बेटा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है कि मानव के साथ कुत्ते का दफन, ये अस्थियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं, या मानव के साथ कुत्ते का दफन के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो आप लोग बताएंगे बेटा रोपड़ से मिलते हैं, ठीक है ना। अगला देखिए क्रम में, अगला है आपका सुरकोटला। सुरकोटला जो है इसको देखिए बेटा, सुरकोटला कहाँ है? तो ये गुजरात में पड़ता है, ठीक है नहीं। इसके खोजकर्ता कौन है? तो इसके खोजकर्ता हैं बेटा जगपत जोशी जी। जगपत जोशी जी ने इसको 1964 में खोजा है। और इसकी जो नदी है वो सरस्वती नदी के किनारे है आपका। अगला देखिए कच्छ गुजरात, ये वर्तमान में कहाँ है इसकी स्थिति? तो कच्छ गुजरात में पड़ता है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ से किसके अवशेष मिलते हैं, तो मैंने आपको बताया कि अवशेषों की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें घोड़े के अवशेष। मैंने कहा था कि इस सभ्यता के लोग घोड़े से और शेर से परिचित नहीं थे बेटा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि शेर और घोड़े उस समय नहीं होते थे, शेर और घोड़े होते थे, लेकिन ये लोग ये नहीं जानते थे कि घोड़े पर बैठकर आप तेज सवारी का आनंद ले सकते हैं, ठीक है नहीं। तो घोड़े थे उस समय। और इस बात की पुष्टि कहाँ से होती है? तो वो सुरकोटला से होती है, क्योंकि यहाँ से मिलती हैं घोड़े की हड्डियों के अवशेष। एक और देखिए बेटा कलश समाधान भी यहाँ से मिलता है। कलश समाधान, जैसे आपने देखा होगा अस्थि विसर्जन जब करते हैं तो अस्थियों को कलश में रख लेते हैं, तो उसी तरह से कलश समाधान था यहाँ पे। अगला है बेटा तराजू का पलड़ा। ये तराजू का जो पलड़ा है वो प्राप्त होता था, शुद्ध लिखा जाता है इसको पलड़ा, तराजू का पलड़ा, ये यहाँ से प्राप्त होता है बेटा, ठीक है ना। अगला देखेंगे क्रम में, तो अगले अगर नगर की बात करते हैं हम, तो वो है बेटा आपका क्रम में राखीगढ़ी। अगला कौन सा है? तो ध्यान दें राखीगढ़ी है बेटा अगला। राखीगढ़ी की अगर हम बात करें तो राखीगढ़ी कहाँ स्थित है, यही बहुत बार पूछ लेता है। तो आप कहेंगे राखीगढ़ी स्थित है आपका, ये राखीगढ़ी हरियाणा में है बेटा, भगवानपुरा में है, और ये जगह पड़ती है आपका हरियाणा। राखीगढ़ी बेटा हरियाणा में है, भगवानपुरा हरियाणा में, ठीक है ना। तो इसके खोजकर्ता हैं सूरजभान, और इसको 1969 में खोजा गया है बेटा। नदी की बात करें तो कौन सी नदी है? घग्गर नदी। और यहाँ के अवशेषों की बात करें तो बेटा बहुत महत्वपूर्ण अवशेष है हड़प्पा की लिपि। हड़प्पा की लिपि के अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो हड़प्पा की लिपि के अवशेष प्राप्त होते हैं बेटा राखीगढ़ी से। मैंने कल बताया था आपको किस में लिखी जाती थी ये भाषा? बहाव चित्रात्मक। यूनानियों ने इसको बूस्ट्रोफिडन कहा। इसका एक और नाम था बेटा गोमूत्र का लिपि। और इसमें जो आपको अक्षरों की संख्या, या आप ये कह सकते हैं इस भाषा में आपको चित्रों की संख्या जो मिलती है बेटा, चित्रों की संख्या कितनी थी? तो चित्रों की संख्या थी लगभग 400। इन 400 में अगर मैं बात करूं सबसे ज़्यादा बार किस चित्र का अंकन है? तो सबसे ज़्यादा बार बेटा यू। किसका अंकन है सबसे ज़्यादा बार? याद रखना ये यू का अंकन इसमें सबसे ज़्यादा बार है, सबसे ज़्यादा बार यू को लिखा गया है इसमें, ठीक है ना। अगला देखिए क्रम में, तो अगला नगर है बेटा आलमगीरपुर, और ये यूपी में है बेटा आलमगीरपुर, इसलिए उत्तर प्रदेश लेवल के जो एग्ज़ाम हैं उनमें महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है नहीं। अब आलमगीरपुर की अगर बात करते हैं तो इसके खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा हैं, 1958 में इनको खोजा है। और नदी की अगर बात करें कि आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है बेटे? तो हिंडन नदी के किनारे है।
कौन सी नदी है? हिंडन नदी। जगह की बात करें तो मेरठ में है ये, ठीक है। और अवशेष की बात करें बेटा तो इसका अवशेष देखिए, इसके अवशेष की बात करें तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मृतभांड पर मरी हुई गिलहरी का चित्र। मृतभांड का मतलब मैंने अभी बताया था आपको, मिट्टी का बर्तन। मिट्टी के बर्तन पर मरी हुई गिलहरी का चित्र का अंकन कहाँ से मिला है? तो आलमगीरपुर से। अच्छा, इसके अलावा देखो कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है, क्या केवल उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र नगर आलमगीरपुर ही है? ठीक है, तो बेटा ऐसा नहीं है, इसके अलावा और भी हैं जो देखिए बेटा यहाँ लिखे हुए हैं। जैसे हुलास है, ये भी बेटा मेरठ में ही पड़ता है, असंगोली है और बड़गांव है। तो ये सब मेरठ के आसपास के क्षेत्र हैं बेटा जो आपके उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं और हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं। ठीक है, अगला देखें क्रम में, तो अगला जो नगर है उसको देखें बेटे, तो अगला नगर है धौलावीरा। धौलावीरा बेटा अगला नगर है। और धौलावीरा की बात करें तो देखिए इसको, धौलावीरा जो है ये आपका गुजरात में स्थित है और बहुत बाद में खोजा गया है। खोजकर्ताओं की बात करें तो जगपत जोशी जी। अच्छा बेटे, जगपत जोशी जी ने इसको जो खोजा था वो 1967-68 था। 1967-68 में जगपत जोशी जी ने इसको खोजा था, लेकिन थोड़ा बहुत खोज के फिर किसी कारणवश वो नहीं इसको आगे बढ़ा पाए, ठीक है ना। बाद में बेटा रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसको कब खोजा है? तो ये 1991-92 में पूरी तरह से खोजा गया, ठीक है। और इस खोज का श्रेय किसको जाता है? रविंद्र सिंह बिष्ट को जाता है। अब इसको देखें, नदियों की अगर बात करें कि किन नदियों के किनारे है ये, तो मासर और मानहार नदी, ठीक है नहीं, मासर और मानहार नदी, ठीक है नहीं। मासर को ही कहीं कहीं मादर दिया होता है, तो वो एक ही बात है, आपका याद रखना है बेटा। और अब अगर इसके वर्तमान स्थिति की बात करें धौलावीरा की, तो जो धौलावीरा स्थित है ये भी बेटा गुजरात में है। कहाँ है धौलावीरा? धौलावीरा भी बेटा आपका गुजरात में स्थित है, धौलावीरा गुजरात में। अगला देखिए यहाँ से क्या मिला है, तो देखो श्वेत पत्थर, सफ़ेद पत्थर के अवशेष। ये लोग श्वेत पत्थर से भी बेटा परिचित थे। सिंधु लिपि के 10 बड़े अक्षर, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। एक पट्टिका मिलती है बेटा, एक पट्टिका मिलती है इस तरह से, और उस पट्टिका पर 10 बड़े अक्षर बने हुए हैं, 10 बड़े अक्षर बने हुए हैं सिंधु लिपि के, ठीक है ना। तो वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो वो प्राप्त होते हैं आपके, वो कहाँ से प्राप्त होते हैं बेटा? इस तरह से 10 हैं ये 10 बड़े अक्षर हैं, ये यहाँ धौलावीरा से प्राप्त होते हैं, समझ रहे हैं। अगला देखेंगे क्रम में, तो अगला देखो एक विशेष बात है, आप इसको नोट करके लिख सकते हैं या याद रख सकते हैं इसको, कि 3 टीलों में विभाजित एकमात्र नगर है। मैंने अभी बताया था टीले क्या है बेटा, टीले की है, यहाँ पे लिखा है टीले। टीले कहते हैं, आप ये कह सकते हैं बस्तियों को। टीले क्या हैं? बस्तियाँ, बस्तियाँ टीले हैं। जैसे बस्तियाँ कैसे बसी हुई थी, तो मैंने आपको बताया था कि पश्चिमी बस्ती होती थी, मैंने बताया था मध्य बस्ती होती थी और एक पूर्वी बस्ती होती थी, ठीक है नहीं। इनके जो मकान थे वो किस तरह से बढ़ते थे? इधर बेटा छोटे छोटे मकान होते थे, इधर थोड़े से और ज़्यादा ऊंचे होते थे, इधर की बात करें तो ज़्यादा ऊंचे ऊंचे मकान होते थे, इस तरह से। और ये एकमात्र जगह है आपका धौलावीरा जहाँ से 3 प्रकार के टीले मिलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसका बेटा देखो, अगर स्थायी तौर पर अगर देखें धौलावीरा को, तो इसको टिम्बा भी कहा जाता है। गुजरात में लोग इसको टिम्बा भी बोलते हैं, ठीक है नहीं, धौलावीरा को टिम्बा, इसको टिम्बा भी बोला जाता है बेटा, ठीक है। तो याद रखेंगे, ये इसका स्थायी नाम है टिम्बा। अगला देखिए क्रम में, तो अगला नगर है, अच्छा नगर बेटा बस यही धौलावीरा तक ही थे, जो भी महत्वपूर्ण थे उनको इस स्लाइड में मैंने कवर किया है। अगला देखिए इनकी कुछ विशेष बातें रह गई हैं, उनको और देख लेते हैं। तो इस सभ्यता की कुछ और विशेष बातें हैं बेटा, देखें ध्यान दीजिए क्या विशेष बातें और थी। तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि यहाँ पे दिया गया कि मानव मूर्तियाँ ठोस थी, मतलब यहाँ से अब तक जो भी अवशेष मिले हैं उनमें जो भी मूर्तियाँ मिलती हैं बेटा, तो मानव मूर्तियाँ कैसी थी? एकदम ठोस मिली हैं। और पशु पक्षियों की, पशु पक्षी, ये बेटा पक्षी है, पशु पक्षियों की जो मूर्तियां हैं वो कैसी मिलती हैं? तो पशु पक्षियों की मूर्तियां मिलती हैं खोखली, कैसी मिलती हैं? खोखली मूर्तियां मिलती हैं बेटा। अगला है आग में पकी मिट्टी की मूर्तियां क्या कहलाती हैं? तो उनको कहा जाता है बेटा टेराकोटा फिगरिन, टेराकोटा फिगरिन।
ऐसी मूर्तियां जिनको बनाने के बाद आग में पका लिया गया है क्या कहलाती हैं? तो बेटा वो कहलाती है टेराकोटा फिगरिन कहलाती हैं। ठीक है, अगला देखिए इनका मनोरंजन। मनोरंजन और देख लीजिए बेटा, तो ये लोग हड़प्पा वाले कैसे मनोरंजन करते थे? तो पासा का प्रयोग करते थे बेटा, पासा खेलते थे। और सबसे प्रमुख खेल था इनका पासा के अलावा ये जुआ से परिचित थे। पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, बेटा ये पशु पक्षियों को मनोरंजन के लिए आपस में लड़ाते थे। इसके अलावा है संगीत। संगीत की अगर बात करें तो संगीत में जो इनके प्रमुख वाद्य यंत्र थे, संगीत में बेटा इनके प्रमुख वाद्य यंत्र, इनके बजाने वाले जो यंत्र थे वो क्या क्या थे? तो ढोल और बीड़ा। ढोल और बीड़ा बजाते थे ये लोग, तो लगभग संगीत से भी परिचित ही थे। ठीक है ना। अगला देखिए बेटा, इस सभ्यता के अगर हम बात करें, पतन की बात करते हैं, इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ था? तो आप इस सभ्यता का पतन देखेंगे तो इस सभ्यता के पतन के कई कारण हैं। कई कारण हैं, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से कहा है, या आप ये कह सकते हैं कि अलग अलग विद्वानों के ये सभ्यता खत्म होने में अलग अलग मत हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ ये सभ्यता कैसे समाप्त हुई थी, सभ्यता की समाप्ति कैसे हुई थी, तो इस सभ्यता की समाप्ति में कहा गया है, बड़ा कारण बताया गया। पहला कारण है बेटा कि आर्यों का आक्रमण। क्या है पहला कारण? आर्यों का आक्रमण। ये सभ्यता आर्यों के आक्रमण से खत्म हुई। ठीक है नहीं, ये बेटा कुछ विद्वानों का मानना है। तो और दूसरा कारण है यहाँ पे मौसम परिवर्तन। मौसम परिवर्तन हुआ बेटा तेजी से, इसलिए सभ्यता समाप्त हो गई। तो ये भी एक कारण है, मौसम परिवर्तन से ये सभ्यता समाप्त हुई। तीसरा था बेटा बाढ़ों का अधिक आना। अधिक बाढ़ आने के कारण बेटा यहाँ महामारियां फैल गई। बाढ़ आने से यहाँ क्या हो गया? महामारियां फैल गई। आप लोग जानते हैं कि जहाँ बारिश हो जाए, जहाँ ज़्यादा बारिश हो जाए, जब बाढ़ आ जाती है तो आपने देखा होगा बेटा, जैसे ही बाढ़ खत्म होती है उन जगहों पर डॉक्टरों की टीमें तैनात कर दी जाती हैं। और जो डॉक्टरों की टीमें क्या करती हैं? वहाँ के लोगों की देखभाल करती हैं, क्योंकि जहाँ पानी ज़्यादा समय तक भरा रहता है वहाँ नए नए प्रकार के इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े पनप ही जाते हैं, तो उनसे बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है बेटा। तो ऐसा कहा गया है कि हो सकता है यहाँ बार बार बाढ़ें आती थी, तो इससे क्या था कि कीड़े मकोड़ों की जो संख्या में थी वो वृद्धि हो गई और महामारियाँ फैल गईं। ठीक है, इनमें जो सबसे प्रबल कारण है बेटा वो आप लोगों को याद रखना है, आर्यों का आक्रमण। प्रबल कारण जो माना जाता है वो ये है कि आर्यों का आक्रमण है। आर्यों के आक्रमण के कारण ही ये सभ्यता समाप्त हुई थी। एक और इसमें कारण है, वो और देख लीजिए बेटा। चौथा कारण ये है कि शिथिल प्रशासन व्यवस्था। इनकी अगर बात करें तो शिथिल प्रशासन व्यवस्था है, शिथिल प्रशासन व्यवस्था। शिथिल प्रशासन व्यवस्था थी इन लोगों की, इसलिए भी ये सभ्यता समाप्त हो गई। ठीक है नहीं, शिथिल प्रशासन व्यवस्था के कारण भी ये सभ्यता क्या हो गई बेटा? समाप्त हो गई। और प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन व्यवस्था कुछ अलग नहीं थी बेटा। जैसे हम लोग वर्ण व्यवस्था पढ़ते हैं लगभग वैसे ही थी। यहाँ विद्वान होते थे, विद्वानों के अलावा अगर हम योद्धा होते थे, योद्धा के अलावा बेटा यहाँ व्यापारी होते थे और श्रमिक होते थे। अगर इनकी प्रशासनिक व्यवस्था को देखें तो समाज को इन्होंने भी चार ही तरह से बांटा था। इनका समाज चार तरह से बटा था बेटा। अगर हम बात करें, पहला तो एक विद्वान होते थे, सबसे श्रेष्ठ लोग माने जाते थे। दूसरे लोगों को योद्धा कहा गया, ये दूसरे लोग जो होते थे बेटा योद्धा होते थे। और तीसरे जो होते थे वो बेटा व्यापारी होते थे। कौन होते थे? ये व्यापारी होते थे तीसरे। और चौथे होते थे बेटा श्रमिक। क्या होते थे? चौथे श्रमिक होते थे। तो अगर हम इनकी व्यवस्था को देखें तो व्यवस्था लगभग वर्ण व्यवस्था की तरह ही मेलजोल खाती है। ठीक है नहीं, आप देखेंगे जो विद्वान है, विद्वान का काम पठन पाठन वही है जो आप ब्राह्मण वर्ग का होता है। योद्धाओं का काम क्षत्रियों की तरह लड़ना होता था बेटा। व्यापारियों का काम वैश्यों की तरह होता था और शूद्रों का काम श्रमिक की तरह होता था। ठीक है नहीं, तो लगभग वैसे ही इनका समाज बटा हुआ था। ठीक है, तो याद रखना है, इनमें ये कहा गया है कि शिथिलता, प्रशासन व्यवस्था में शिथिलता आई और इस शिथिलताओं के कारण ये सभ्यता समाप्त हो गई। तो ये कई कारण बताए गए हैं। मैंने आपको कहा एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण कथन आपका ये है। तो बेटा ये थी आपकी हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता से बनने वाले
जो प्रश्न थे, ठीक है नहीं, अब मुझे उम्मीद है कि आप हल कर पाएंगे। और जिन लोगों ने बेटा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो क्रमबद्ध आ रहे हैं, आप इनको ठीक से पढ़ें, अपने नोट्स तैयार कर लें। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ऐसा आसानी से कर पाएंगे, इन चीज़ों को आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है नहीं। तो आप लोग जुड़े रहिए बेटा फोकस फ्यूचर के साथ। और हम लोग आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उम्मीद करते हैं आप लोगों से भी कि आप लोग भी हमारे साथ इतनी ही मेहनत करेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेटा। धन्यवाद।